नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में फाइनली रूप से इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आज की ये क्लास आपका चाहे राजस्थान में चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने इस क्लास में इंक्लूड कर दिए हैं। क्या क्या पूछा जाता है वो सब इसमें क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके कारण क्या रहे, इसके परिणाम क्या रहे और 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, कहाँ कहाँ 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जब मुगल सम्राट बिल्कुल निशक्त हो गए, उनकी कोई शक्ति नहीं रही, अंकुश नहीं रहा राजपूत राजाओं पर या दूसरी जो शक्तियां थी उन पर, मराठे वगैरह इन पर, तो उसके पश्चात देश में जो अराजकता फैली उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, शक्ति नहीं रही मुगल सम्राट में जो औरंगजेब से पहले के समय वाले शासकों में थी और जो औरंगजेब में थी। तो उसकी वजह से मराठों का प्रभाव इतना हो गया कि मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया और राजस्थान के राजाओं को खूब लूटा, खूब परेशान किया। तो 1857 की क्रांति किस लिए हुई, वो तो अंग्रेजों को भगाने के लिए हुई। पर अंग्रेजों का जो हमारे यहाँ राज हुआ, हमारे जो देसी रियासतों के जो राजा थे वो कैसे अंग्रेजों के चंगुल में फंसे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप और मराठों का आक्रमण करना, देसी रियासतों के राजाओं को लूटना। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था अंग्रेजों का यार जो राज करना, वो था मराठे। तो हम मराठों से शुरुआत करते हैं कि मराठों ने कैसे प्रवेश किया और जो राजस्थान के जो राजा थे वो कैसे इनके चक्रव्यूह में फंसे। सबसे बड़ा कारण तो यही था मराठे। उसके बाद में देसी राजाओं का आपस में लड़ना, तो कैसे इनके चक्रों में फंसे। तो मराठों का राजस्थान में प्रवेश कहाँ हुआ, सबसे पहले मराठे राजस्थान में आए। प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र है वहां से धन लूटा। मेवाड़ में इन्होंने आक्रमण किया। मराठे अधिकतर यही काम करते थे, कहीं भी आक्रमण करते और वहां से लूट लेते। 1724 में राजस्थान में मराठों के आक्रमण में तेजी आई। जब 1711 में ये मेवाड़ में लूट कर ले गए और मेवाड़ का राजा कुछ भी नहीं कर सका, मेवाड़ का शासक, तो फिर मराठों को और संबल मिला और 1724 तक ये राजस्थान में जगह जगह आक्रमण करने लगे और लूटने लगे। फिर इनको निमंत्रण दिया गया, पहले तो ये लूट ही रहे थे, बाद में राजस्थान आने का इनको निमंत्रण दिया। किसने दिया, बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह हाड़ा। इसने क्यों दिया, ये पहले बूंदी का शासक था, ये बहनोई था इसका, जो ये सवाई जयसिंह थे जयपुर वाले, इसका बहनोई था। तो सवाई जयसिंह ने इसको हटाकर दलेल सिंह को, इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, तो दलेल सिंह को गद्दी पे बिठा दिया। और दलेल सिंह कौन था, उसका दामाद था, उसकी बेटी का विवाह इसने दलेल सिंह के साथ कर दिया। और बहन का विवाह किसके साथ हुआ था, बुद्ध सिंह के साथ। तो बुद्ध सिंह को पदच्युत कर दिया सवाई जयसिंह ने। तो जो बुद्ध सिंह की जो रानी थी सवाई जयसिंह की बहन, उसने मराठाओं को आमंत्रित किया वापस अपने पति को बूंदी की गद्दी दिलाने के लिए। तो अप्रैल 1734 में बूंदी में मराठे प्रवेश करते हैं और बुद्ध सिंह की सहायता करते हैं और दलेल सिंह को गद्दी से हटाकर वापस किसको बिठा देते हैं, बुद्ध सिंह को बिठा देते हैं। उसके बाद में देखिए मराठों का मालवा पर आक्रमण हुआ। कब हुआ, 1735 में। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में मराठों का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, क्योंकि बूंदी में ये जो बुद्ध सिंह दलेल सिंह वगैरह थे, इनके जोधपुर में जितने भी उत्तराधिकारी हुए उस टाइम के, उन सब में आपस में संघर्ष रहा, सब शासक बनना चाहते थे। तो जोधपुर में भी आंतरिक कलह थी। जयपुर में जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह जो सवाई जयसिंह के बेटे थे, बड़े होने की वजह से हक था ईश्वरी सिंह का राजा बनने का, जबकि जो इनके जो बीच में मेवाड़ और जो जयपुर के बीच में जो संधि हुई थी उस हिसाब से राजा माधो सिंह बनना चाहिए था। पर ईश्वरी सिंह शासक बन गया सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में, इसलिए माधो सिंह ने भी निमंत्रण दिया ईश्वरी सिंह को हटाकर गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो इन तीन राज्यों में बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में मराठों का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होने लगा। जिधर भी ज्यादा पैसे मिलते मराठे उसकी साइड मिल जाते। साहू ने जो मराठा जो
था इनका शासक, साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया कि आप राजस्थान से ये कर वसूलो, चौथ और सरदेशमुखी का। तो इसमें हम सबसे पहले अंग्रेजों का अपने यहाँ राजस्थान में आक्रमण, ये जो राज्य उन्होंने स्थापित किया उसका कारण क्या मानते हैं? मराठों का राजस्थान में प्रवेश, या मराठों का राजस्थान को लूटना और शासकों को परेशान करना। तो मराठों का राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहाँ हुआ था? मेवाड़ क्षेत्र को लूटा था उन्होंने। कब लूटा था? 1711 में। और उसके बाद में उन्होंने बूंदी में प्रवेश किया 1734 में। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार मराठों ने घेर लिया और जयसिंह को पराजित किया। मालवा का सूबेदार जब सवाई जयसिंह था 1732 में, तो मराठों ने इसको घेर लिया और जयसिंह को पराजित कर दिया। तो जयसिंह ने 28 परगने मराठों को दिए। 1761 से 1791 तक मराठों का राजस्थान के विभिन्न राज्यों पर प्रभुत्व हो गया। जो बहुत सारे जो राज्य थे इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया। अब राजस्थान में जब इसने परगने दे दिए और राजस्थान में इनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा मराठों का, पैसे लेने के बाद में भी जब ये मान नहीं रहे थे, पैसे देने के बाद में भी इन्होंने राजाओं को बख्शा नहीं, फिर वापस आक्रमण करते, फिर लूटते, फिर वापस आक्रमण करते और फिर ये कर वसूल करते, चौथ और सरदेशमुखी। तो राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप के कारण जयसिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खुल गई कि ये तो मराठे ऐसे मानने वाले तो नहीं है, इनका कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन बुलाया। ये विचार किसका था? ये विचार था सवाई जयसिंह का। इसने हुरडा सम्मेलन बुलवाया और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जगत सिंह ने। तो हुरडा सम्मेलन कब बुलाया? 17 जुलाई 1734 को। कौन कौन से रियासतों के शासक आए इसमें? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, नागौर, किशनगढ़ और बीकानेर के शासक। ये हुरडा स्थान कहाँ पे है? मेवाड़ में है। वहां पर ये सब शासक इकट्ठा हुए और एक संधि पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया कि हम सब इकट्ठा होके और मराठों के खिलाफ लड़ेंगे। और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी हम सब रामपुरा गांव में अपनी सेनाओं के साथ इकट्ठे होंगे और मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। पर इनका ये असफल रहा प्रयास। क्यों रहा? एक तो नेतृत्व का अभाव, खुद सवाई जयसिंह ने तो इसका नेतृत्व किया नहीं, और फिर राजाओं का आपसी मन मुटाव, किसी की किसी से लेकर कुछ दुश्मनी, किसी की किसी से कुछ दुश्मनी। इस वजह से चलते राजस्थान के राजा कभी एकत्रित नहीं हो पाए और कभी मराठाओं के खिलाफ शामिल होकर नहीं लड़ पाए और मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में बढ़ता गया और इससे राजस्थान के पूरे राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये भी इनका हुरडा सम्मेलन भी असफल हो गया। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों ने भी मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया था। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम ने मराठों से दुरासराय की संधि की थी। एक बहुत ही अपमानजनक संधि की थी। कब की थी? 1738 में। मराठों को 50 लाख रुपए दिए मुगल सम्राट ने और मालवा की सूबेदारी दी। देखो मुगल सम्राट की क्या हालत हो गई है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय मुगल सम्राट की जगह क्या थी, और 1738 में यहाँ तक आते आते मुगल सम्राट की यह हालत हो गई कि मराठों को पैसे देने पड़ रहे हैं मुगल सम्राट को। तो 50 लाख रुपए और मालवा की सूबेदारी मराठों को दे दी गई। तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ? बहुत बार पूछा गया है। 17 जुलाई 1734 को। ये कहाँ है? यह है मेवाड़ में। अब देखिए 1742 में मराठों ने मारवाड़ में सोजत, रायपुर, जेतारन परगनों से चौथ वसूल करना शुरू कर दिया। 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ मराठों और राजपूतों के मध्य। इसमें राजपूत विजयी रहे। 1791 ईस्वी में मराठों की शक्ति क्षीण होने लगी और दक्षिण भारत में अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार होने लगा। 1787 में तुंगा के युद्ध में जब मराठे हार गए राजपूतों से, उसके बाद में धीरे धीरे मराठों की शक्ति कमजोर होने लगी। इधर तो मराठों की शक्ति कमजोर हो रही थी और उधर दक्षिण भारत में अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार हो रहा था। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा का सहयोग किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ महाराणा का अधिकार करने के लिए किसने सहयोग किया? अंबाजी इंगले ने किया मेवाड़ के महाराणा का सहयोग। और 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी का नाथद्वारा पर अधिकार देके सिर्फ राजपूत जो राजा थे वो सिर्फ इनसे ही परेशान नहीं थे मराठों से,
अमीर खां पिंडारी, जो पिंडारियों की जो लूटपाट थी, इससे भी परेशान थे वो। तो अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया? 1802 में उसने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। और 1803 में जो मेवाड़ का जो शासक था, उसने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वो असफल रहा, क्योंकि उस टाइम मराठों की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से कम नहीं हुई। तो मराठे भी डरते थे, वो मराठे क्या, वो अंग्रेज भी डरते थे कि मराठों से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी अभी तक इतने हम मजबूत नहीं हुए कि मराठों से लड़ सके। इसलिए जब पहले जो राजस्थान के जो राजपूत शासक है, मराठों से और पिंडारियों के आक्रमण से परेशान होकर जब इन्होंने अंग्रेजों के पास प्रस्ताव भेजा कि हमसे संधि कर लो, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। राजस्थान के शासकों में मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के जो अंग्रेज थे, उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था अंग्रेजों से संधि करने के अलावा। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की जो अव्यवस्था का जो मुख्य कारण है वो है प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष। आपस में सामंतों में प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार के लिए इतने युद्ध हुए, उनकी हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ही पक्षों में जो भी पक्ष रहते थे वो भाड़ेत के सैनिक लेते थे मराठों से, और ऊंची धनराशि के। जैसे कि एक ने बोल दिया कि मैं आपको 10 लाख दूंगा, अगर दूसरे वाले ने बोल दिया कि मैं 15 लाख दूंगा, तो वो 10 लाख वाले को छोड़कर 15 लाख वाले के पास चले जाते थे, इसलिए उनकी हालत खराब हो गई। अब देखिए, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा था, वो भी असफल रहे। कब भेजा था? 1776 ईस्वी में। और उसके बाद में वो जोधपुर के शासक ने भेजा ही था। 1803 में अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए, क्योंकि 1803 में उन्होंने अपनी स्थिति धीरे धीरे मजबूत कर ली थी। तो उन्होंने सोचा कि अब राजपूत राजाओं से संधि की जाए। नवंबर 1803 में लसवाड़ी का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक और सिंधिया के मध्य। इसमें अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने सिंधिया को हरा दिया। तो कब हुआ यह युद्ध? नवंबर 1803 को। और फिर अंग्रेज भी इच्छुक हो गए राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए। तो 1803 में जो संधि की गई थी वो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी, ये जो राजपूत राज्य थे उनसे। तो कौन कौन से राज्यों ने की थी? भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों ने अंग्रेजों से संधि की। सबसे पहले किसने की? भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने संधि की थी, जबकि उन्होंने संधि का उल्लंघन भी कर दिया था। 2 राजाओं ने संधि का उल्लंघन किया था, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने और जोधपुर के राजा मान सिंह ने। तो भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों ने अंग्रेजों से संधि कर ली, और इनसे जो अंग्रेज अधिकारी था जो करने वाला, वो कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। अब उस संधि की शर्तें क्या थी? 1803 की जो संधि है उस संधि को बोलते हैं सहायक संधि। अंग्रेजों से उन्होंने सहायक संधि की। तो उस संधि की शर्तें क्या थी? कि एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, कि अंग्रेज और रियासती राजा एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। दूसरी क्या थी? कंपनी राज्यों से खिराज नहीं लेगी, कंपनी राज्यों से कोई भी टैक्स नहीं लेगी। राज्यों के आंतरिक मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, राज्य के आंतरिक मामले कुछ भी हो उनमें कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और राज्यों की सुरक्षा का जो दायित्व है वो कंपनी का होगा, और राज्य से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। जैसे कि एक राज्य का दूसरे राज्य से अगर विवाद है तो वो कंपनी की सहायता से सुलझाया जाएगा। तो यह हो गई 1803 की सहायक संधि। अंग्रेज अधिकारी कौन था करने वाला? चार्ल्स मेटकॉफ। सबसे पहले संधि किसने की? भरतपुर ने। भरतपुर के राजा कौन थे? रणजीत सिंह। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह और जोधपुर के राजा मान सिंह ने इस संधि का उल्लंघन भी कर दिया था बाद में। संधि की शर्तें यही थी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, खिराज नहीं लेंगे, राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा, और जो विवाद होंगे वो कंपनी की मध्यस्थता से सुलझाए जाएंगे। अब देखिए, 1803 की जो सहायक संधि थी वो की तो चार्ल्स मेटकॉफ ने थी, पर इसके जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने नियुक्त किया था चार्ल्स मेटकॉफ को राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए। 1811 में चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। अब उसके बाद में देखिए, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके और भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि ये जो जितनी भी शक्तियां हैं उन सबका हम दमन कर दें और भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित हो जाए, किसका शासन चले? कंपनी का शासन चले। पर यह संभव तभी होता जब होलकर और जो सिंधिया, जो 2 मराठा शक्तियां थी होलकर और सिंधिया, उनको उनके राज्यों तक सीमित कर दिया जाए
और पिंडारियों की शक्तियों का दमन कर दिया जाए। और इसके लिए राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेना अनिवार्य था, क्योंकि ये जो राज्य थे राजपूत राज्य, ये अभी भी सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। इन्होंने अपनी वापस संधियां तोड़ दी थी, सहायक संधियां जो की थी अंग्रेजों से, वो सहायक संधियां तोड़ दी थी। अतः 5 नवंबर 1817 को अंग्रेज व होलकर के मध्य संधि हुई, और इस संधि में उन्होंने पत्र प्राप्त कर लिया होलकर से राजपूत राज्यों से संधि करने का। उन्होंने 5 नवंबर 1817 में होलकर से एक संधि की और उसने पत्र प्राप्त कर लिया राजपूत राज्यों से संधि करने का। तो सबसे अंत में जो संधि की अंग्रेजों से, वो किसने की? सिरोही रियासत ने की थी, सिरोही राज्य ने। कब की थी? 1823 ईस्वी में। और सबसे पहले वैसे किसने की थी? 1803 में भरतपुर ने की थी। और अगर बाद वाली जो इस संधि की बात करें, इसे बोलते हैं आश्रित पार्थिकी की संधि। तो ये किसने की थी? सबसे पहले करौली ने की थी और बाद में किसने की थी? सिरोही राज्य ने की थी। तो 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासतें थी और एक मुस्लिम रियासत थी। और 1818 के जो संधि थी, आश्रित पार्थिकी की संधि, उसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। और राज्य के साथ इन्होंने संधि की शर्तें क्या रखी? देखिए, पहले नॉर्मल शर्तें थी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद में जब इन्होंने होलकर से संधि करके और राजपूत राज्यों से संधि करने का जब ले लिया, पत्र प्राप्त कर लिया, तो फिर इन्होंने अपनी शर्तें क्या रखी? देखिए, रियासती शासकों द्वारा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार। किस रियासत के राजा तो आप है, पर आप सर्वोच्चता किसकी स्वीकार करेंगे? अंग्रेजों की। ये देखिए, 1 मिनट। सर्वोच्चता किसकी स्वीकार की गई? अंग्रेजों की। और अंग्रेजों द्वारा रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया गया कि आपके बाद में आपका आने वाला वंश ही आपके राज्य पे शासन करेगा, सिर्फ सर्वोच्चता अंग्रेजों की रहेगी। तो 1818 की संधि को क्या बोला गया? आश्रित पार्थिकी की संधि। अब इसकी शर्तें देखते हैं। रियासती शासकों द्वारा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार, यानी सर्वोच्च कौन है? अंग्रेज। अंग्रेजों द्वारा रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार। उसके बाद में देखिए, तीसरी शर्त, अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया कि बाहरी अगर आक्रमण आप पे कोई भी होगा तो उसमें राज्य की सुरक्षा एवं आंतरिक शांति की व्यवस्था जो बनाए रखने में सहायता हम करेंगे। अगर आपके विद्रोह भी कोई करता है तो उसकी भी सहायता हम करेंगे। अब संधि करने वाले राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट होगा और जो राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक हमारी तरफ से एजेंट रहेगा आपके यहाँ, पॉलिटिकल एजेंट, और वो राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 5वीं शर्त क्या थी? रियासती शासकों को विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और आपसी विवादों का समाधान अंग्रेजों की मध्यस्थता से करना पड़ेगा। जो रियासती शासक थे उनको अपनी विदेश नीति भी किसको सौंपनी पड़ी? अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। और वो जो आपसी विवाद थे राजाओं के मध्य, वो भी, उसका समाधान भी कौन करेंगे? उसका समाधान भी अंग्रेज करेंगे। देखिए कैसे चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं पूरी तरह से अपने। अंग्रेजों ने ये जो आश्रित पार्थिकी की जो संधि की, इससे पूरी तरह से चक्रव्यूह में ले लिया, पूरी तरह अपना जाल बिछा दिया और अपना अधिकार स्थापित कर लिया पूरी तरह से राज्यों पे। और आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासकों द्वारा अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन और अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। जो 6ठी शर्त थी वो क्या रखी उन्होंने कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो रियासती शासक अपने राज्य का समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को दे देंगे। और अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने की धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। हमने बात की थी कि खिराज क्या होता है। खिराज वो राशि थी जो टैक्स देते थे मराठों को। तो खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज के आधार बनाया गया था कि जितना आप मराठों को दे देते उतना ही हमें देना पड़ेगा। और जो मराठों को नहीं देता था उसको अंग्रेजों को भी नहीं देना पड़ा। तो उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा और कंपनी सरकार को नियमित रूप से जब ये लोग खिराज देने लगे तो राजस्थान के राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर होती गई। और पॉलिटिकल जो एजेंट ये नियुक्त किए गए थे राज्य में, वो व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर वहाँ, पहले तो संधि में तो बोला गया था कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर वो व्यवस्था बनाए जाने के नाम पर बहुत ज्यादा आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे। और शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे, क्योंकि राजा को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। जब उससे विदेशी नीतियां सब कुछ छीन लिया गया कि दूसरे राज्यों से विवाद भी हमारी मध्यस्थता से आप
मिटा सकोगे तो फिर राजा के पास कोई भी अधिकार नहीं रह गया। इसलिए राजा सिर्फ रात दिन भोग विलास में डूबे रहे और बिल्कुल उदासीन रहने लगे। जनता कैसी है, क्या कर रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो राज्य में तानाशाह बन गए। अब राज किसका चलने लगा? जो वहाँ पे पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे, उनका राज चलने लगा। और कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। जैसे कि वहाँ अंग्रेज कोई अफसर आया है, वहाँ से अंग्रेज सेना निकल रही है, तो वहाँ पे थोप दिए जाते थे कि अभी ये करे, अभी वो करे। तो राजा तो कहाँ से देगा? राजा कहाँ से लेगा? जनता से लेगा। अब जनता बेचारी एक राजा को दे, अंग्रेजों का खर्च दे या किस किस को दे? राजा खुद का खर्च भी तो जनता से ही लेता था। और अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक जो साधन थे उन पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। पूरे जो आर्थिक साधन थे उन पर भी अधिकार कर लिया। नमक उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र थे जैसे कि सांबर झील है, मेवाड़ के जो अफीम उत्पादन क्षेत्र थे उन पे सब पे अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई कि आपके राज्य में ये सैनिक टुकड़ियां हम रख रहे हैं क्योंकि आपके राज्य में हम शांति की व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसलिए अब उस टुकड़ी का खर्चा कौन उठाएगा? संबंधित राज्य को ही उस टुकड़ी का खर्चा उठाना पड़ता था। इतना भारी खिराज और इतने खर्चे थोपे जाने के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। जो मराठे पहले से उनको बिल्कुल थोथा कर गए और उसके बाद में अंग्रेजों ने और ज्यादा हालत खराब कर दी। अब देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या थे? क्रांति के कारण यही थे, मैंने आपको समझाया था कि अंग्रेजों के राज होने का कारण क्या था? मराठों द्वारा लूटपाट करना राजस्थान में और आक्रमण करना। उसकी वजह से रियासती राजाओं ने किससे संधि की? अंग्रेजों से की। और जब अंग्रेजों से संधि कर ली तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया रियासतों पे। अब अंग्रेजों ने अपनी वहाँ सेनाएं रखी, अपने एजेंट रखे। अब उनको जो खिराज दो वो अलग, राजा अपने जो खर्चे करे वो अलग। तो जनता के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण यही बने। अब 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण देखिए आप। अब वो क्या, जनता में असंतोष तो शुरू से हो गया। अब बेचारों सामंतों की क्या जगह रह गई जब उनकी हेल्प? पहले क्या, जब अंग्रेज नहीं थे तो राजा सामंतों से सेना मंगवाते थे, उनसे हेल्प लेते थे कि जब कोई भी युद्ध होता था तो सामंत अपनी सेना लेके जाता था। अब सामंतों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए राजा उनको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करना, उनकी जागीरें छीन लेना, सब कुछ हालत खराब हो गई उनकी। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप और आर्थिक संसाधनों पर अंग्रेजों का आधिपत्य। वो अवांछनीय हस्तक्षेप करने लगे। अब देखिए तीसरा जो कारण माना जाता है, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज, जो हमने देख लिया था अभी। सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात, क्योंकि पहले सामंत लेके जाते थे सेना वगैरह, अब सामंतों की कोई पूछ नहीं रह गई थी। और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। अब होता क्या है कि अपने यहाँ पहले वेद वगैरह ये थे, सामाजिक जीवन में कैसे हस्तक्षेप? जैसे कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं तो अंग्रेजों ने इन पे प्रतिबंध लगाया। पर भारतीय लोगों को क्या लगा? भारत के लोगों को ये लगा कि ये हमें ईसाई बनाना चाह रहे हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। तो सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, जैसे कि डॉक्टर चेक करते हैं तो पहले हमारे वैसे डॉक्टर थे नहीं, तो वो लोग जैसे देखते थे तो उनको लग रहा था कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अब उसका जो तात्कालीन, ये तो थे कारण, अब उसका जो तात्कालीन कारण था वो क्या था? वो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। पहले ब्राउन बेस नाम की बंदूक यूज की जाती थी, उसके बाद में उसकी जगह नई आई एनफील्ड राइफल। अब इसके बारे में ये था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। उसका जो कारतूस था वो मुंह से खोलना पड़ता था। अब हिंदुओं में गाय को और मुसलमानों में सूअर को पूजनीय माना जाता है, तो उसको मुंह में कैसे ले सकते हैं? तो इस वजह से सैनिकों में असंतोष फैल गया। तो इसका तात्कालिक कारण क्या रहा? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। अब देखिए उस समय राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? उसमें कोटा में थे मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में कर्नल ईडन, उदयपुर में मेजर सावर्स और सिरोही में जेडी हॉल और प्रतापगढ़ में मेजर रोक। ये थे उस टाइम राजस्थान में 1857 की जब क्रांति हुई उस समय पॉलिटिकल एजेंट। अधिकतर एग्जाम में पॉलिटिकल एजेंट पूछे जाते हैं कि कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसकी हत्या कर दी गई? मेजर बर्टन। जोधपुर में मैकमोसन, जिसका सर काट के आवा के किले पे लटका दिया गया। भरतपुर में मॉरिसन, जो राजा के कहने पे वहां से छोड़ के चला गया। जयपुर में ईडन, उदयपुर में सावर्स और सिरोही में जेडी हॉल और प्रतापगढ़ में मेजर रोक। और क्रांति की भारत में शुरुआत
कब हुई? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई? मेरठ से। देखिए 1857 की क्रांति में राजस्थान की रियासतों के राजा कौन थे, ये हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है इन पे कि कौन सी रियासत का 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था और उसने अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक कौन था, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय शासक कौन था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से उस क्लास में से आप यहाँ ऐड कर लेना कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजा कौन थे। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेज सैनिक छावनियां थी? कितनी थी? 6 थी, जिनमें लगभग 5000 सैनिक थे, वो सब भारतीय ही थे। उनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। उसमें कितने सैनिक थे? लगभग 5000 सैनिक थे। उनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, सबके सब भारतीय सैनिक थे। अंग्रेज अधिकारी कितने थे? 30 अंग्रेज अधिकारी थे केवल। अब 6 छावनियां कौन कौन सी थी? देखिए नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर में, ये कहाँ थी? अजमेर में। ब्यावर सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी, देवली सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी और एरिनपुरा सैनिक छावनी। तो नसीराबाद जो छावनी थी ये कहाँ पे थी? ये अजमेर में थी। इसमें 4 टुकड़ियां थी सैनिकों की। कौन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मुंबई लोन्सार्स और मेरवाड़ा लोन्सार्स। ये जो 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी, इसकी पहले ड्यूटी कहाँ थी? इसकी थी अजमेर में, जो शस्त्रागार था उसमें ड्यूटी थी इसकी। तो जैसे ही मेरठ में क्रांति हुई तो अंग्रेज अधिकारियों को विश्वास नहीं रहा और इन्होंने इन पे अविश्वास करके और इनको वहां से हटा दिया और इनको नसीराबाद छावनी में भेज दिया। इसलिए इन सैनिकों में असंतोष पैदा हुआ और 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरुआत किसने की? नसीराबाद छावनी से हुई। और किसने की? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की। तो यहाँ 4 सैनिक टुकड़ियां थी। कौन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मुंबई लोन्सार्स और मेरवाड़ा लोन्सार्स। उसके बाद में हम देखते हैं ब्यावर सैनिक छावनी। यह कहाँ थी? यह भी अजमेर में ही थी। इसमें एक सैनिक टुकड़ी थी मेर लीजियन। खेरवाड़ा सैनिक छावनी, यह कहाँ थी? यह उदयपुर में थी। इसमें एक सैनिक टुकड़ी थी बेल लीजियन। राजस्थान की 2 ऐसी छावनियां जहां पे सैनिक विद्रोह नहीं हुआ 1857 की क्रांति के समय। कौन कौन सी में नहीं हुआ पूछ लिया जाता है? ब्यावर में और खेरवाड़ा में। इन सैनिक छावनियों में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ 1857 की क्रांति के समय। चौथी जो सैनिक छावनी है वो है देवली टोंक सैनिक छावनी। 5वीं नीमच जो अभी एमपी में आता है, ये पहले राजस्थान में था सैनिक छावनी। 6ठी सैनिक छावनी एरिनपुरा सैनिक छावनी, कहाँ पे? पाली में। और इसमें जो टुकड़ी थी सैनिक टुकड़ी वो कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। तो हमने 6 छावनियां पढ़ ली। पहली नसीराबाद सैनिक छावनी, कहाँ पे? अजमेर में। इसमें 4 टुकड़ियां थी। कौन कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मुंबई लोन्सार्स और मेरवाड़ा लोन्सार्स। दूसरी ब्यावर सैनिक छावनी, उसमें मेर लीजियन थी। खेरवाड़ा सैनिक छावनी, उसमें बेल लीजियन। और ये दोनों ऐसी छावनियां हैं जिसमें 1857 की क्रांति के समय कोई विद्रोह नहीं हुआ। चौथी देवली टोंक में है सैनिक छावनी। नीमच जो अभी वर्तमान एमपी में है, पहले राजस्थान में आता था। 6ठी एरिनपुरा जो पाली में है सैनिक छावनी। और यहाँ पे कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे जीजी, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बाद में भारत के प्रथम वायसराय भी यही बने। और राजस्थान के एजीजी यानी राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल का राजस्थान में एजेंट कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। भारत के जीजी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बाद में देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती यानी रोटी। कमल का फूल किसको देने में किया गया था? सैनिकों ने। और चपाती यानी रोटी का प्रयोग किसने किया था? सामंतों ने। सामंतों ने इस क्रांति का निमंत्रण देने के लिए रोटियां यानी चपातियां भेजी थी और कमल का फूल सैनिकों को। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की आराध्य जो देवी मानी जाती है वो मानी जाती है सुगाली माता। ये कहाँ पे है? ये आउवा में। उसके 10 मुख और 54 हाथ।
कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी मानी जाती है ये। तो 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी मानी जाती है? सुगाली माता, जिसके 10 मुख 54 हाथ है, और कुशाल सिंह चंपावत की भी कुल देवी थी। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती। अब देखिए नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई 1857 की? नसीराबाद में। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 28 मई 1857 को। कहाँ से? नसीराबाद से। किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। इन्होंने क्या किया? तोपखाने पर अधिकार कर लिया इन्होंने, और शस्त्रागार जो था उसको लूट लिया। और अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे मेजर स्पोर्ट्सवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी इन्होंने, और लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। तो इन्होंने क्या किया? तोपखाने पर अधिकार कर लिया, शस्त्रागार लूट लिया। कौन सी टुकड़ी थी ये? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और 2 को घायल कर दिया, और अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर कहाँ शरण ली? ब्यावर में शरण ली। देखिए इन 4 अधिकारियों के अलावा इन्होंने किसी की भी एक बूंद रक्त तक नहीं बहाया, बस इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और 2 को घायल कर दिया। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया? चर्च और अधिकारियों के जो बंगले थे उनमें आग लगा दी, क्योंकि वहाँ पे जो नसीराबाद में और अजमेर में ऐसी जो अफवाह फैल गई थी कि ये जो अंग्रेज है ये सबका ईसाई धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। उसके बाद में सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए, और वहाँ पे जो अंग्रेजों की जो सेना थी उसको जाकर परास्त कर दिया, और बहादुर शाह जफर थे उनको अपना नेता घोषित कर दिया और दिल्ली पे अधिकार कर लिया। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद में। कब हुई? 28 मई 1857 को। कौन सी टुकड़ी ने की? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और 2 को घायल कर दिया। और फिर ये दिल्ली कब पहुंचे? 18 जून 1857 को, जहां इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। उसके बाद में देखिए नीमच में क्रांति कब हुई? 3 जून 1857 को। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा और उसमें आग लगा दी। सरकारी बंगलों को आग लगाते हुए कहाँ पहुंचे? वो शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा से नींबाहेड़ा, उसके बाद में देवली, देवली के बाद में टोक, टोक से आगरा होते कहाँ गए? ये भी जाके दिल्ली में मिल गए उन क्रांतिकारियों से। तो नीमच में क्रांति कब हुई? 3 जून 1857 को। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, आग लगा दी, सरकारी बंगलों को आग लगाती, और उसके बाद में शाहपुरा होते हुए नींबाहेड़ा होते हुए देवली, टोंक, आगरा होते हुए कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। क्रांतिकारियों के जाने के बाद में एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। क्रांति कब हुई? 3 जून 1857 को, और वापस अधिकार कब कर लिया? 8 जून 1857 को, यानी 5 दिन बाद में उन्होंने वापस अधिकार कर लिया। नीमच क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हीरालाल बेग व मोहम्मद अली ने। एरिनपुरा और आवा की क्रांति। उसके बाद में देखिए हम एरिनपुरा और आवा की क्रांति देखते हैं। नीमच की क्रांति कब हुई? पढ़ लिया हमने 3 जून 1857 को। एरिनपुरा और आवा की क्रांति। एरिनपुरा में जो क्रांति जिसने की वो कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर की सैनिक टुकड़ी। कब की? 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजाया। एरिनपुरा स्टेशन पर लूटपाट की और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए। इन्होंने एरिनपुरा स्टेशन पर लूटपाट की और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह चंपावत थे उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया और इन्होंने नेतृत्व किया इन क्रांतिकारियों का। तो एरिनपुरा और आवा की जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। और इनका नेता कौन बन गया बाद में? ठाकुर कुशाल सिंह। तो जब जोधपुर महाराजा का इस बात का पता चला, जोधपुर के महाराजा उस टाइम कौन थे? तख्त सिंह। तो उन्हें सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक सेना क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए भेजी। नेतृत्व किसको सौंपा गया? सिंघवी कुशल राज को। अब बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। कहाँ हुआ? आवा, पाली में। ये युद्ध कई बार पूछा जा चुका है, या तो इसकी सन पूछ ली जाती है या किसके मध्य हुआ ये पूछ लिया जाता है, या इसमें कौन जीता ये पूछ लिया जाता है।
तो 8 सितंबर 1857 को कहाँ हुआ? पाली में। किस किस के मध्य हुआ? एक साइड तो कुशाल सिंह चंपावत की सेना और क्रांतिकारी थे, दूसरी साइड जोधपुर की राजकीय सेना थी। इसमें जीता कौन? कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी। हारा कौन? जोधपुर की राजकीय सेना हार गई और इनका एक सेनापति था ओनार सिंह पंवार, वो इसमें मारा गया। तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। कहाँ हुआ? पाली में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? कुशाल सिंह और जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य। इसमें मारा कौन गया? ओनार सिंह पंवार मारा गया। उसके बाद में देखिए चेलावास का युद्ध, जो इतिहास में एक बहुत ही फेमस युद्ध है, इसे काले गोरू का युद्ध भी कहते हैं। यह कब हुआ? उसके जस्ट 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य हुआ? वही, एक साइड कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी और एक साइड अंग्रेजी सेना। मैक मोसन जो मारवाड़ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इन दोनों के मध्य हुआ। कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। इसमें विजेता कौन रहा? इसमें विजेता रहे कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी। इसमें मारा कौन गया? मैक मोसन मारा गया और इसकी गर्दन काट के इन लोगों ने आउवा का जो किला था उस पर लटका दी थी। तो इसमें कौन मारा गया? मैक मोसन। कई बार पूछा गया है। और इस जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया आउवा में। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण हुआ और 24 जनवरी 1858 को होम्स का आउवा पर अधिकार हो गया। फिर होम्स के नेतृत्व में एक सेना आई। कब आई? 20 जनवरी 1858 को, और उसने 24 जनवरी 1858 को अधिकार कर लिया आउवा पर। तो दो युद्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरू का युद्ध भी कहते हैं इतिहास में। कब कब हुए? 8 सितंबर और 18 सितंबर को। और इसका विजेता कौन रहा? कुशाल सिंह चंपावत। तो 20 जनवरी को जब आक्रमण किया 1858 को, जब ब्रिगेडियर होम्स ने, तो जब हारते दिखे ये, तो 23 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह आउवा का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण में चले गए। 23 जनवरी को निकल गए और यहाँ कोठारिया का जो रावत था जोध सिंह, वहाँ चले गए अपने भाई पृथ्वी सिंह को इसका भार सौंप कर। और 24 जनवरी को होम्स ने अधिकार कर लिया आउवा पर। पूरे मंदिरों को तहस नहस कर दिया, मंदिरों मूर्तियों को, और खूब लूटपाट की और आउवा का जो किला था उसको तहस नहस कर दिया। और जो सुगाली माता की जो मूर्ति थी उसको उठाकर अजमेर ले आया और यहाँ संग्रहालय में रख दिया, जिसको अभी बाद में वापस वहाँ प्रतिष्ठापित वसुंधरा राजे जी ने करवाया था। 8 अगस्त 1860 को नीमच जो एमपी में है, कुशाल सिंह चंपावत का अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण। कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कब किया? 8 अगस्त 1860 को। कहाँ किया? नीमच में। और 10 नवंबर 1860 को बरी कर दिए गए। इन पे जो जितने भी इल्जाम लगे थे वो सब हटा लिए गए और इनको बरी कर दिया गया। अब देखिए, ये तो था छावनियों में विद्रोह। अब राजस्थान में जन विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? 6 छावनियाँ थी, उनमें से 4 छावनी में हुआ, 2 में नहीं हुआ, ब्यावर में और खेरवाड़ा में नहीं हुआ। अब राजस्थान में जन विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? सबसे जो फेमस विद्रोह है जन विद्रोह राजस्थान का, वो कौन सा है? कोटा का जन विद्रोह, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है और एकमात्र ऐसा दुर्ग या किला जिसे आप मान सकते हैं वो 6 महीने तक क्रांतिकारियों के चंगुल में रहा था। कोटा का जन विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। इसका नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। उस टाइम कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। उस समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। मैंने सब शासकों के नाम दिए हैं 1857 की क्रांति के समय वालों के पिछली क्लास में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि जितने भी एग्जाम आ रहे हैं राजस्थान के, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट और ये फॉरेस्ट गार्ड, इनमें सब में ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को, नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। कोटा का पीए कौन था उस टाइम? मेजर बर्टन। और उसके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और आर्थर। और डॉक्टर कौन था? उसके 2 डॉक्टर थे, डॉक्टर सेडलर और डॉक्टर कोट्टम। तो इन सब की हत्या कर दी थी कोटा में क्रांतिकारियों ने 15 अक्टूबर को।
मेजर बर्टन व उसके पुत्रों तथा डॉक्टरों की हत्या कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और क्रांतिकारियों ने एक लेटर पैड तैयार किया। उस पर उन्होंने वहाँ के शासक को नज़रबंद करके उससे मजबूरन सील साइन करवा लिए कि ये मेरी मर्जी से इनकी हत्या की गई है, और राम सिंह सेकंड को नज़रबंद कर दिया। अब कोटा को आज़ाद किसने करवाया? देखो, कोटा को आज़ाद करवाने के लिए सेनापति रॉबर्टसन प्लस करौली के मदनपाल सिंह और पीपलदा के अजीत सिंह और गेती के चतुर्भुज सिंह, इन सब की सेनाएं आई और 30 मार्च 1858 को रॉबर्टसन का कोटा पर अधिकार हो गया। और उसी दिन लाला जयदयाल और मेराब खां को वहाँ पे चौराहे पे एक पेड़ पे लटका के सरेआम सबको फांसी दे दी गई। और वहाँ पे जितने भी सेठ साहूकार थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, उन सब पे जुर्माना लगाया गया। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कौन सा? कोटा जन विद्रोह। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल और मेराब खां ने। हत्या किस किस की हुई? मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों की, और डॉक्टर शेडलर और डॉक्टर कोटम की। राम सिंह को नजरबंद कर दिया गया। और कोटा को आजाद कराने के लिए कौन कौन आए? सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में करौली के मदनपाल सिंह, पीपलदा के अजीत सिंह और गेती के चतुर्भुज सिंह। वापस कोटा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 30 मार्च 1858 को। और 30 मार्च 1858 को लाला जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई। अब ये देखिए कोटा के बारे में। राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय तक कोटा का दुर्ग रहा। राजस्थान में सर्वाधिक विप्लवकारी प्रदर्शन कोटा में हुआ। सर्वाधिक विप्लव कहाँ हुआ? कोटा में हुआ। अब देखिए भरतपुर में भी जन विद्रोह हुआ था। कब हुआ? 31 मई 1857 को। प्रदर्शन किसने किया? विद्रोह किसने किया? मेव व गुज्जर जाति ने। जो वहां पे मॉरिसन थे, पीए पॉलिटिकल एजेंट, वो भरतपुर छोड़कर आगरा पहुंचे, क्योंकि उनको जो भरतपुर के शासक थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ वरना कहीं आपकी भी हत्या हो जाएगी। तो मॉरिसन ने भरतपुर छोड़ दिया और आगरा चले गए। राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह माना जाता है ये। कोटा वाले से पहले हुआ था ये, इसलिए राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह ये माना जाता है। और वैसे राजस्थान का दूसरा विद्रोह माना जाता है ये, क्योंकि पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। और दूसरा विद्रोह पर ये जन विद्रोह है भरतपुर का हुआ था। धौलपुर में जन विद्रोह कब हुआ? अक्टूबर 1857 से दिसंबर 1857 तक। विद्रोह किसने किया? देवा गुज्जर के साथ 300 क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया। और इनका नेतृत्व किसने किया? रामचंद्र और हीरालाल बेग ने। धौलपुर के विद्रोही ग्वालियर व इंदौर से आए। धौलपुर के जो विद्रोही थे वो कहाँ से आए? ग्वालियर व इंदौर से। और दिसंबर 1857 को विद्रोह को दबाने हेतु पटियाला की सिख सेना आई और उन्होंने विद्रोह को दबाया। नोट, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एकमात्र ऐसा कौन सा विद्रोह जिसमें विद्रोही और सेना दोनों बाहर से आई, तो वो कौन सा था? धौलपुर का जन विद्रोह। कब हुआ? अक्टूबर 1857 से दिसंबर 1857 तक चला। देवा गुज्जर के साथ 300 क्रांतिकारियों ने किया। इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रामचंद्र व हीरालाल बेग कर रहे थे। धौलपुर के जो विद्रोही थे वो कहाँ से आए थे? ग्वालियर व इंदौर से। और इनको दबाने हेतु पटियाला से सिख सेना आई थी। एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसमें विद्रोही और सेना दोनों बाहर से आई थी। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि 1857 का विद्रोह राजस्थान में कहाँ कहाँ हुआ था। नसीराबाद, सबसे पहले नसीराबाद हुआ, उसके बाद में भरतपुर में जन विद्रोह हुआ, नीमच में हुआ, एरिनपुरा में हुआ, आहुआ में हुआ, धौलपुर में हुआ जन विद्रोह। सबका पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण क्या रही। देखिए वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, पर मैंने इस क्रांति का और इसके कारणों का, किस वजह से अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ राजस्थान में, 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, इनके परिणाम क्या हुए, एक छोटी सी क्लास में आपको इस पूरी क्रांति का मैंने सार दे दिया है। जितने भी 1857 की क्रांति के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको इंक्लूड किया है मैंने। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया तो सब यहाँ पे दे दिया है मैंने। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट तैयार कर पाऊँ आने वाली एग्जाम्स के लिए। तो 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या रहे? देशी रियासतों के राजाओं द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग। अगर कंपनी का सहयोग नहीं करते तो अंग्रेजों को उसी टाइम जड़ से उखाड़ फेंकते, पर राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया, क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया।
एकता और संपर्क का अभाव, क्योंकि इस टाइम फोन तो थे नहीं कि उसको व्हाट्सअप कर दिया, बैठते ही ग्रुप में डाल दिया कि सब जने आ जाना वहाँ पे, या 1 मिनट में वायरल कर दिया कि ये वीडियो देखो वहाँ क्रांति हो रही है तो हम भी यह क्रांति कर ले। जैसे कि 10-12 दिन पहले कोई होती थी, उसका 10-12 दिन बाद में पता लगता था। तो एकता और संपर्क का अभाव था। क्रांति निश्चित समय तथा एक साथ बिल्कुल नहीं बजना। क्रांति निश्चित समय पर नहीं हुई, जो तिथि निश्चित की गई थी 31 मई, उस पर शुरू नहीं हुई और एक साथ बिगुल नहीं बजा। क्रांति में नेतृत्व का अभाव, देखिए क्रांति में नेतृत्व का अभाव था। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो पूरे क्रांतिकारियों को एक जगह करके और अंग्रेजों से एकजुट होकर लड़ सके। क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना था बहादुर शाह जफर को, वो भी जबरदस्ती चुना था। बहादुर शाह जफर को तो खुद को ही डर लगता था अंग्रेजों से, वो खुद छुप के बैठे थे वहां पे, तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बावजूद उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया कि नहीं, हम तो आपको ही नेता मानेंगे और आज से आप हमारे नेता है और आज से आप बादशाह है वापस। तो उनको नेता चुन लिया। वो बूढ़े थे, तो क्रांति में नेतृत्व का अभाव रहा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो एकजुट नेतृत्व कर सके क्रांति का। और शिक्षित वर्ग का क्रांति के प्रति उदासीन रवैया, जो भी लोग पढ़ लिख गए उन्होंने सोचा अपने क्या करना है, अपना काम चल रहा है, क्योंकि उनको अंग्रेज सरकार ने नौकरियां दे दी थी। जैसे कि वही बात, अभी जिसकी नौकरी लग जाती है, अब वो पेपर खरीद बिक रहे हैं, कैसे भी हो, कुछ भी हो, पेपरों में धांधली चल रही है, उस चीज का फर्क नहीं पड़ता उनको। तो शिक्षित वर्ग का क्रांति के प्रति उदासीन रवैया, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनको नौकरियां मिल गई। हथियारों का अभाव, अब बेचारे क्रांतिकारियों के पास, जब वो पहले से अंग्रेज लूट रहे थे पूरी जनता को, राजा लूट रहे थे, तो इनके पास कहाँ से रसद आता? इनके पास रसद का अभाव था, हथियारों का अभाव था, इनके पास कुछ भी नहीं था। इस वजह से 1857 की क्रांति असफल हो गई। सबसे अहम मुद्दा था देसी रियासतों के राजा क्रांतिकारियों के साथ नहीं होना, नेतृत्व का अभाव होना, एकता और संपर्क का अभाव होना, क्रांति की जो निश्चित तिथि की गई थी उस पर क्रांति नहीं होना, शिक्षित वर्ग का साथ नहीं देना और हथियारों का अभाव होना। अब देखिए ये तो हो गए कारण। अब 1857 की क्रांति के प्रभाव क्या हुए, उसके प्रभाव क्या क्या पड़े 1857 की क्रांति के? तो उसके प्रभाव हुए, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गया। ब्रिटेन की जो महारानी थी उसने शासन अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया। पहले गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद में वायसराय पद का सृजन किया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उसके और एक प्रभाव क्या हुआ, किसानों को आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। किसानों को लगा कि हम आंदोलन करें तो हमें इन जो कर वगैरह लेते हैं इनमें रियायतें मिल सकती है, हम इन जो शासकों के, इन सामंतों के जो चंगुल में फंसे हुए हैं इनसे मुक्ति हमें मिल सकती है। और स्वतंत्रता के प्रति जन जागृति, लोगों को लगा कि अगर हम इकट्ठे होकर, ये तो अलग अलग हमने जगह जगह क्रांति की इसलिए सफल नहीं हुए, पर अगर हम इकट्ठे होकर अगर हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं तो हम जरूर इन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था उसके लिए एक खाका तैयार हुआ, मार्गदर्शन हुआ, स्वतंत्रता के प्रति जन जागृति आई लोगों में। और राजस्थान की जो जनता थी उन पर गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। पहले तो राजाओं का ही था, उन पे राजा अधीन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब उन पे दोहरा अंकुश हो गया। अब जब ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया शासन, तो एक तो राजस्थान के राजाओं का शासन उन पे और एक ब्रिटेन की महारानी का शासन, तो राजस्थान की जनता दोहरी गुलाम हो गई। ये हुए 1857 की जो उसके परिणाम हुए, असफल होने के परिणाम हुए। अगर सफल हो जाती, उस टाइम राजा साथ दे देते, तो उसी टाइम अंग्रेजों से मुक्त हो जाता भारत। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटेन की जो महारानी है उसके अधीन चले जाना, गवर्नर जनरल का पद समाप्त, वायसराय के पद का सर्जन और अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किसानों को आंदोलन की प्रेरणा मिली इससे और स्वतंत्रता के प्रति जन जागृति हुई और राजस्थान की जनता पर गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। उसके बाद में देखिए कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में कथन पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा। कुछ कथन फेमस है इसके बारे में। तो किसने क्या कहा? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, राजाओं का जो सहयोग रहा था 1857 की क्रांति के समय, उसके बारे में कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। अगर राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता, हमारा साथ नहीं दिया होता, तो हमारी कश्ती कब की डूब चुकी होती। और ये तो कश्ती में सुराग किसके था?
ये तो भारत वालों के खुद के में ही था। इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग न करके और उन अंग्रेजों का सहयोग किया। इसकी वजह से 100 साल ज़्यादा झेलना पड़ा अंग्रेजों को, भारत वालों को। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, कि इन विद्रोहियों में अगर एक भी योग्य नेता होता ना तो हम सदा के लिए हार जाते, क्योंकि वो एक साथ क्रांति का एक साथ शुरू होना और फिर उसका नेतृत्व होना, वो क्या सब खुले कहीं पे सैनिक, जैसे कि नसीराबाद में लड़े थे, नीमच में लड़े थे, एरिनपुरा में लड़े थे, कोटा में जन विद्रोह हुआ था, तो अलग अलग हो रहा था, सब अपनी मर्जी के हिसाब से विद्रोह कर रहे थे। अगर ऐसे एक नेता होता तो उसका एक साथ क्रांति होती और उससे अंग्रेजों की जड़ें उखड़ जाती। तो इनका एक भी योग्य नेता नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अब देखिए वीडी सावरकर ने क्या कहा इसके बारे में। वीडी सावरकर ने कहा कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति क्या थी? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पंडित नेहरू ने क्या कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों द्वारा किया गया यह प्रथम प्रयास था। अशोक मेहता और बेंजामिन डिजारिली ने क्या कहा कि यह तो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और L.E.R. रिज ने क्या कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। ये तो ईसाइयों के विरुद्ध क्या था? धर्म युद्ध था जो मुस्लिमों और हिंदुओं ने किया था। सर आउटरम और W. टेलर ने क्या कहा? यह हिंदू मुस्लिम विद्रोह था। और सन जॉन होम्स लॉरेंस और शिले ने क्या कहा कि यह एकमात्र सैनिक विद्रोह था। और R. मजूमदार, जिनको भारत का इतिहास लिखने की जो ड्यूटी दी गई थी, तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि यह ना तो राष्ट्रीय विद्रोह था, ना ही ये सैनिक विद्रोह था, और ना ही ये जन विद्रोह था। तो ये हो गए महत्वपूर्ण कथन। ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा किसने कहा कि अगर इन्होंने तूफान में तरंग का कार्य नहीं किया होता तो आज हमारी कश्ती बह जाती? लॉर्ड कैनिंग ने। किसके लिए कहा? रियासती राजाओं के लिए। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा कि यदि विद्रोह में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। वीडी सावरकर ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सबसे पहले वीडी सावरकर ने ही कहा था 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ऐसा किसने कहा कि ये तो न तो राष्ट्रीय था, न ही सैनिक विद्रोह था और न ही जन विद्रोह था? ये कहा था R. मजूमदार ने। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय कवियों ने भी अपना बहुत सहयोग दिया। वो कैसे दिया कि जो भी राजा, जो भी सामंत अंग्रेजों का साथ देते थे उनके तो खिलाफ कविताएं लिखते थे ये, और जो उनका साथ नहीं देते थे, क्रांतिकारियों का साथ देते थे, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी लिखते थे। तो इन्होंने सहयोग दिया और इन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी कि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाएं भरी और स्वतंत्र कराने के लिए एक लालसा जग उठी लोगों में। तो कौन कौन से कवि थे? एक तो कवि बांकीदास, राघोदास, साधु गांगजी, महाकवि सूर्यमल मिश्र। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम चर्चा किए हैं 1857 की क्रांति के ऊपर। 1857 की क्रांति का होना वो क्यों हुई, इसका मेन कारण क्या है, भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित क्यों हुआ। तो भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित इसलिए हुआ क्योंकि मराठों ने लूटपाट मचा रखी थी। मराठों ने, पिंडारियों ने, इनके बार बार आक्रमण हो रहे थे राजस्थान के राजाओं पर, और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग लेना उचित समझा और राजाओं ने अंग्रेजों से सैनिक संधियां की। धीरे धीरे पहले 1803 में संधियां की, वो सहायक संधियां थी। उसके बाद में 1818 में दोबारा से इन्होंने संधियां की, वो आर्षित पार्थक्य की संधि हुई, जिसमें इन्होंने पूरी तरह अपने चंगुल में फंसा लिया। उसके बाद में जैसे जैसे इन्होंने खिराज की वजह से, अन्य खर्चों की वजह से बोझ बढ़ता गया, सामंतों के पूरे अधिकार छिन गए, तो लोगों में रोष होने लगा। और ये कुल मिला के वो कुछ ऐसे कर रहे थे सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, तो इनको लगा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। भारत में सबसे पहले मेरठ में हुई, राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में हुई, उसके बाद में नीमच में, एरिनपुरा में, आहुआ में, और जन विद्रोह हुआ कोटा, राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह, भरतपुर जन विद्रोह। उसके बाद में 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या रहे? राजाओं का साथ नहीं देना, क्रांति में नेतृत्व का अभाव होना, ये सब। और 1857 की क्रांति के संदर्भ में कथन हमने पढ़े। 1857 की क्रांति के प्रतीक हमने पढ़े, कमल और चपाती, और उनके क्रांतिकारियों की आराध्य देवी जो मानी जाती है आवा की सुगाली देवी। इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सब में ये क्लास
बहुत ही रामबाण साबित होगी। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति का पूरा सार मैंने यहाँ पे दे दिया है। उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।